ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरी साथी रिपोर्टर आकांक्षा कुमार। आपका स्वागत है। थैंक यू बसंत। आकांक्षा ने हाल ही में 2 रिपोर्ट की है जिसमें हम इनसे बात करेंगे। पहली रिपोर्ट, आप सबको ख्याल होगा कि लखनऊ में 2 साल पहले एटीएस ने मीडिया के सामने कुछ कथित आतंकियों को पकड़ा था। बाद में वो केस एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने चार्जशीट की है और उस चार्जशीट को एग्जामिन किया है आकांक्षा जी ने, तो हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आकांक्षा जी की एक और रिपोर्ट है जो दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट को लेकर है कि उनको काम करने से रोका गया, धमकी दी गई, जान से मारने की भी धमकी दी गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही मेरी एक रिपोर्ट है, जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा और आप सुन रहे होंगे तब तक वो प्रकाशित हो चुकी होगी। ये रिपोर्ट है उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या का पास्ट कैसा था, किस तरीके से उन्होंने काम किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसको लेकर मैंने एक रिपोर्ट की है उत्तराखंड से। तो हम इन 3 रिपोर्ट पे बात करेंगे। और इस वीक एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आई, हालांकि हैरान नहीं करती है, कि हिमाचल में प्रधानमंत्री की रैली है और उसमें जो पत्रकार जाएंगे उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया। तो जब ये खबर, मैं उत्तराखंड के रास्ते में था, उत्तराखंड से दिल्ली के रास्ते में, तो मेरी नज़र इस खबर पे पड़ी। तो मैं सोच रहा था कि जर्नलिस्ट क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, बैड, अच्छा अच्छा जर्नलिस्ट कौन होगा, बुरा जर्नलिस्ट क्या होगा। तो आपने जब ये सुना तो आपके दिमाग में क्या आया था? देखिए, खबर जितनी हैरान करने वाली है बसंत, ये उतना ही आई थिंक हास्यास्पद भी है, क्योंकि आज के जो पूरे पॉलिटिकल क्लाइमेट में जिस तरीके से जर्नलिस्ट भी एकदम शार्पली डिवाइडेड हैं, कैंप्स में बटे हुए हैं, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे पाना बहुत मुश्किल होगा। और उसको असेस भी आप कैसे करेंगे? ये पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक मीम है जो कि ट्विटर पे चल रहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये एक जर्नलिस्ट का। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट आई नो श्री अनीश देवगन, member of Lashkar-e-Noida for the last 8 years. Shri Devgan bears good Godi character and to the best of knowledge has never questioned BJP government on any issues. तो वही है कि आप इस 2014 के बाद पत्रकारिता का जो एक विभत्स रूप सामने आया है, जिसमें कि अब जब भी कोई सर्वे होता है बसंत, और ये केवल यहाँ की नहीं, आई थिंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रॉयटर्स वगैरह ने भी जब भी स्टडी किया है, तो बार बार एक पैटर्न उभर के सामने आ रहा है कि जो न्यूज़ का कंज्यूमर है उसको न्यूज़ परोसने वालों पर ही भरोसा नहीं रहा है। तो ऐसे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किस बात पे मांग रहे हैं, और जो देने वाला भी है वो किस आधार पे देगा, और जिनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहिए, जिनकी जवाबदेही बनती है, क्या उनसे ये सरकार सवाल पूछ रही है? हालांकि इस ऑर्डर को बाद में वापस ले लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि अगर किसी जर्नलिस्ट से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो उसमें वो क्या लिखेगा। अगर बुरा लिखता है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर अच्छा, सरकार उसको अच्छा बताती है तो उसका मतलब क्या होगा, ये आप सब समझते हैं। आकांक्षा जी, जो आपकी पहली रिपोर्ट है, जो कुछ कथित आतंकियों को लेकर है, मुझे याद आता है पूरे दिन टीवी पे ड्रामा हुआ था, मीडिया के कैमरे चल रहे थे और एटीएस के लोग एक्शन में दिख रहे थे और एक कुकर वगैरह बरामद हुआ था। बाद में वो केस एनआईए के पास चला गया। अब तक उस केस में क्या हुआ है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। तो ये जो खबर है ये जुलाई 2021 की है बसंत, और इस पर सभी का ध्यान इसीलिए गया था क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के कुछ महीने पहले की घटना है। जब यूपी एटीएस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बताती है कि उन्होंने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके कथित तौर पे उनको अलकायदा से लिंक पता चले हैं। सबूत के तौर पे वो ये कहते हैं कि दोनों के घरों से कुछ बरामदगी हुई है, और रिकवरी में वो दिखाते हैं कि प्रेशर कुकर है, कुछ माचिस के खोखे हैं, आयरन नेल्स, पोटाशियम पर मैग्नेट, इन सब की रिकवरी वो दिखाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है कि जब
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो मामला हाईलाइट होता है, तुरंत सभी चैनल्स उनको कोट अनकोट टेररिस्ट का टैग दे देते हैं, और समय के साथ साथ ऐसी घटनाएं याददाश्त से हमारी पब्लिक मेमोरी से भी चली जाती हैं। जनवरी 2022 में एनआईए के पास ये केस चला गया था, उन्होंने पहली चार्जशीट लगाई और फिर अगस्त 2022 में उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिखाई। चार्जशीट में जितना मैंने देखा है, मैटर अभी भी सब जुडिस है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई इस पे जजमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पूरी एनआईए की थ्योरी है कि इनका अलकायदा से संपर्क है, उसका आधार है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसमें कि दोनों के मोबाइल फ़ोन से कुछ वीडियोस, कुछ चैट्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के मैसेजेस, इनको आधार बनाया गया है। इसमें जैसे कि अक्सर, क्योंकि अब मैंने कुछ स्टोरीज़ हाल फिलहाल चार्जशीट में करी हैं, तो एज अ रिपोर्टर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अब मैं इन चार्जशीट को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी माइंडसेट पता चलता है। अब जैसे कि अगर उनको ये लिंक करना है कि भाई ये बंदा अलकायदा के लिए काम करता था या उनके तरफ से ये प्लानिंग कर रहा था 15 अगस्त के पहले कुछ जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करने की, तो रेडिकलाइजेशन को प्रूव करने के लिए जितने भी ऑडियो चैट्स थे, जिनके भी ट्रांसक्रिप्ट में कहीं कहीं जिहाद वर्ड का यूज़ किया गया है, उन सब को एज डिजिटल एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है। और अगर आप उन ट्रांसक्रिप्ट को गौर से पढ़ें बसंत, जैसे कि उनमें एक जो मेन अक्यूज है मिन्हाज, वो किसी से बात करके ये कह रहा है, रेफरेंस देता है वो लिंचिंग इंसिडेंट्स के, कि पहलू खान की, वो कहता है कि 2017 तक तो ठीक था, लेकिन 2017 के बाद अगर आप देखिए, चाहे वो पहलू खान की लिंचिंग का मामला हो, अलवर में ये घटना हुई थी, चाहे वो जुनैद खान की लिंचिंग का मामला हो जब ट्रेन में एक लड़के को मारा गया था, या फिर अभी पिछले ही साल एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे गाज़ियाबाद में, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ज़बरदस्ती पकड़ के उनकी दाढ़ी काटी गई, उनसे जय श्री राम बोलने को कहा गया। तो वो आक्रोश व्यक्त करते हुए मिन्हाज कहता है कि मतलब अगर अब हम जिहाद में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर कब करेंगे। ये एक बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, आई थिंक किसी भी एक मुस्लिम सिटीज़न के जो कि एक पर्टिकुलर तरीके का क्लाइमेट देख रहा है 2014 के बाद, जिसके मन में आक्रोश है, जिसके मन में कुछ सवाल हैं, लेकिन क्योंकि उसको जवाब नहीं मिल रहे तो उसने इस तरीके से अपने थॉट्स को प्रोसेस करके जिहाद का रूट लेते हुए अपनी बात कहने की कोशिश करी है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एक एविडेंस है, ये प्रूव करने के लिए कि वो ऑलरेडी रेडिकलाइज था। ये अपने आप में मेरे ख्याल से काफ़ी हैरान करने वाली बात है। जी। जिस गाज़ियाबाद की घटना का आपने जिक्र किया, शायद बाद में पुलिस ने उसमें पाया था कि बुज़ुर्ग शायद झूठ बोले थे या कुछ ऐसा हुआ था। उस मामले में कई पत्रकारों पे एफआईआर भी हुए थे। हाँ, लेकिन अमूमन होता यही है कि जब ये घटना जिस रूप में सामने आती है, एटलीस्ट विद इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी द सेंटिमेंट इज़ दैट दे हैव बीन रॉन्ग्ड, या उनके साथ गलत हुआ है। और अगर आप देखें, चाहे वो आप अलवर का ही आप इंसिडेंट ले लें, पहलू खान का, उसमें विटनेसेस को धमकियां तक दी गई हैं। परिवार ने, क्योंकि मामला राजस्थान का था, तो उन्होंने एक पॉइंट पे ये भी कहा कि ये दिल्ली में कहीं इसका ट्रायल हो। कई बार आई विटनेसेस मुकर जाते हैं, ट्रायल बहुत लंबा चलता है, तो वो सेंस ऑफ क्लोजर आई थिंक एज अ कम्युनिटी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं मिला है। जी। आजकल आकांक्षा जी जिस तरीके से रिपोर्ट कर रही हैं चार्जशीट के आधार पे, तो मुझे लगता है अब आपको चार्जशीट विशेषज्ञ कहना चाहिए हमें। तो अभी सिद्दीकी कप्पन को ज़मानत मिल गई है, मुझे आज भी याद है आप इतना चार्जशीट लेके बैठती थी। और मेरा चार्जशीट से पहली बार जो सामना हुआ था वो था दिल्ली राइट्स। और चार्जशीट पढ़ना अपने आप में एक आर्ट मुझे लगता है। 200, 500, 1000 पेज का होता है, आप पूरा पढ़ नहीं सकते। तो अगर एक दो बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता है था कि कहाँ क्या पढ़ना है, नहीं तो वो उसमें इतना रिपीटेशन होता है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए। हम आगे बढ़ें इससे पहले बसंत, एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रही थी कि क्योंकि अभी
अंकिता का जो मर्डर केस है उत्तराखंड में, वो मतलब इस समय सुर्खियों में है। और मेरी जो नज़र पड़ी वो एक पर्टिकुलर वीडियो पे थी ट्विटर में, जिसमें वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और बहुत मतलब यंग लड़कियां हैं जो कि मतलब हो सकता है उनका परिवार से कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन वो सड़कों पे उतर आई हैं कि उनको न्याय चाहिए, और दहाड़ मार मार के वो रो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद अंकिता उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करती थी जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से हैं और बाहर निकल कर अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाह रही हैं। जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में आपको क्या पता चला, और इससे जो एक जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, अगर इसको भी आप थोड़ा सा एड्रेस करें, कि जब वो विजुअल्स आए कि बुलडोज़र द्वारा उस रिसॉर्ट को गिराया जा रहा है, तो तमाम पत्रकारों ने ट्विटर पे एक ये सवाल उठाया कि भाई आप क्या एविडेंस नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने देखा वहाँ पे, बताएं। जो पहला सवाल है ये कि लोगों में गुस्सा, लोग बेहद गुस्सा हैं। मुझे याद है जहाँ रिजॉर्ट है पुलकित आर्या का, वो उसके बगल में, मतलब रिजॉर्ट थोड़ा अंदर जाके जंगल में है, और सड़क किनारे जहाँ नहर है, जिस नहर में लड़की का शव मिला अंकिता भंडारी का, वहाँ मैगी चाय की एक दुकान है। तो उस समय एसआईटी के लोग पुलकित को लेकर आने वाले थे सीन क्रिएट करने के लिए होटल रिजॉर्ट में। तो कई पत्रकार और मैं भी इत्तेफाक से उस वक्त वहीं था। तो एक व्यक्ति आया जो पास में ही कहीं प्राइवेट नौकरी करता था, बेहद गुस्से में, मतलब वो आदमी नहीं, गुस्से में लाल हो जाता है जब आदमी का शरीर। पुलिस वहाँ गया रिजॉर्ट, तो पुलिस ने उसको धक्का देके भगा दिया, क्योंकि पुलिस वहाँ सुरक्षा में मौजूद है रिजॉर्ट के पास। तो आया और उस चौराहे पे खड़े होके, जो मानसा देवी हैं हरिद्वार में, काफ़ी मतलब लोग उनको मानते हैं हरिद्वार में, उत्तराखंड में, तो एक दिशा की तरफ शायद पूरब दिशा होगा, खड़े होके वो चिल्ला के कहने लगे, हे मानसा देवी, मैंने आपका अब तक बहुत बार आपकी यात्रा की है, पैदल आप तक आया हूँ, क्योंकि हाइट पे है मानसा देवी मंदिर। अगर आपको मेरी श्रद्धा में थोड़ी सी भी, आपको थोड़ा सा भी अगर आपको भरोसा हो, तो इन तीनों को आज रात ख़त्म कर दो। तो इस तरीके का गुस्सा मैं पुलकित आर्या के एक टीचर से मिला, जो उसको बीएमएस में पढ़ाई हैं ऋषिकुल कॉलेज में। तो मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ बैठ के बात कर रहा था, और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर किसी टीचर से मिलाइए जो उसको पढ़ाई हो या पढ़ाया हो। तब तक वो वीसी के केबिन में महिला आई, तो उन्होंने कहा कि अरे ये खुद पढ़ाई हैं। तो मैडम ने कहा पुलकित को, और उसके बाद अगला लाइन उनका यही था, उसको फांसी होनी चाहिए। उसने जो किया वो अब किया नहीं किया, एक कोर्ट का फैसला आएगा, पर उनके मुताबिक उसने जो किया वो लड़कियों के सपनों पर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी। वो पहाड़ की लड़कियां, जो आपको बताएं कि हम अंकिता के घर गए थे, इतना दूर घर है, इतनी ऊंचाई पे घर है, और फिर आप एक पहाड़ की ऊंचाई पे जाते हैं, फिर आधे किलोमीटर अंदर जाते हैं जंगल के बीच में, टूटा सा घर है। तो मैं वहाँ जाते हुए एज अ रिपोर्टर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग सोच रहा था, एक इंसान की नज़र से, कि कोई लड़की यहाँ से अंदर खाई से ऊपर आई होगी, फिर बस में बैठी होगी, फिर बस से आई होगी ऋषिकेश देवप्रयाग, फिर वहाँ से कितने सारे सपने किन पहाड़ियों से गुजरते हुए आए होंगे, और 18 दिन में, सिर्फ 18 दिन वो काम कर पाई, और उसका शव बरामद हुआ। तो ये अभी तक आया है सामने। लेकिन लिसनर, वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। पूरी बातचीत सुनने के लिए हमारी वेबसाइट newslaundry.com पर जाएं और हमारी बातचीत सुनें, अपनी राय दें कि RWO को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। साथ ही एक बात याद रखें कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, हम आपके सहयोग से काम करते हैं। जिन रिपोर्ट से अभी हम बात कर रहे हैं वो आपके खर्चे से हुआ है, और जो ये सर्टिफिकेट की बात हो रही है उसमें हमें बैड सर्टिफिकेट ही मिलेगा। तो इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम जनहित की खबर करते रहें। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।